नमस्कार, मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972 सफलता का दूसरा नाम। मैं आज सामान्य ज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। दोस्तों, मेरा वीडियो आप पूरा देखिए। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि प्राचीन काल में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक स्विट्जरलैंड के विद्वान थे गलेन स्ट्रेन। उन्होंने भारत भूमि के बारे में कहा था कि समुद्र में पहुंचने के अनेक मार्ग और माध्यम हैं। समुद्र में पहुंचने के अनेक मार्ग और माध्यम हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, चमत्कारिक भारत देश में पहुंचना जो धन से लबालेब है। तो दोस्तों, भारत की इस आर्थिक समृद्धि से आकर्षित होकर के ही यूरोप की अनेक जातियां जो थी वो भारत में आई। मैं आपको बता दूं कि भारत में आने वाली जो विदेशी जातियां थी उनमें पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे और अंग्रेज थे। ये चार जातियां जो थी वो भारत में आई थी। एग्जाम में इनसे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि सबसे पहले कौन सी विदेशी यूरोपीय जाति भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। तो सबसे पहले जो आने वाली जाति थी वो थी पुर्तगाली। दोस्तों, इससे रिलेटेड और भी प्रश्न बनते हैं। उस यूरोपीय जाति का नाम बताइए जो भारत में सबसे बाद में आई थी और सबसे पहले गई थी। तो इसका उत्तर होगा फ्रांसीसी। एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। इसी प्रकार से उस यूरोपीय जाति का नाम बताइए जो भारत में सबसे पहले आई थी और सबसे बाद में गई थी। इसका उत्तर होगा पुर्तगाली। अंग्रेजों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए, भारत में व्यापार करने के लिए और ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक अधिकार पत्र प्राप्त किया था। और वो अधिकार पत्र उनको मिला था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एक इजाजतनामा, चार्टर जो है वो प्रदान किया था। और ये प्रारंभ में 10 वर्षों के लिए प्रदान किया गया था। तो इसी चार्टर इजाजतनामे के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले अपनी जो व्यापारिक कोठी स्थापित की थी वो सूरत में स्थापित की थी। उस समय सूरत जो था वो व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत आने वाली ये जो यूरोपीय जातियां थी जिनके नाम अभी मैंने आपको बताए हैं, इनके भारत आने का प्रमुख जो उद्देश्य था वो दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था भारत के साथ व्यापार करके अधिकाधिक धन कमाना और दूसरा उद्देश्य था भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो सबसे पहले मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में 1608 में अंग्रेज कप्तान हॉकिंस भारत आया था। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, अच्छी तरह याद रखना। 1608 में सबसे पहले जहांगीर के दरबार में कप्तान हॉकिंस जो था ये भारत आया था। उसके बाद में 1615 में और सर टॉमस रो जो है ये मुगल सम्राट जहांगीर के पास आया था और इसने जहांगीर से अजमेर में मुलाकात की थी। और जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए भारत में और व्यापारिक कोठी स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने वाला जो मुगल सम्राट था वो था जहांगीर। तो इस प्रकार से भारत में आने का उद्देश्य उनका यद्यपि व्यापार करना था, लेकिन व्यापार करने के दौरान और व्यापारिक कोठियां स्थापित करने के दौरान इन यूरोपियन जातियों में वर्चस्व का संघर्ष छिड़ गया। ये यूरोपियन जातियां भारत में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए एक दूसरे को गिराने लग गई और इसके दौरान
इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान बाकी जो विदेशी जातियां थी वो परास्त हो गई और भारत पर एकमात्र जो प्रभुत्व रहा वो सिर्फ अंग्रेज यूरोपियन जाति का रहा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का रहा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की आंतरिक राजनीतिक फूट का फायदा उठा करके और भारत के ऊपर धीरे धीरे अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले उन्होंने बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। आपको पता है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था और इस युद्ध में बंगाल की पराजय हुई थी और अंग्रेजों की भारत में पहली जो राजनीतिक साम्राज्य की नींव पड़ी थी वो प्लासी के युद्ध से ही पड़ी थी। तो प्लासी के युद्ध यानी 1757 से लेकर के 1857 तक अंग्रेजों ने भारत पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार की नीतियां अपनाई थी, जिनके परिणाम स्वरूप पूरे भारत पर उनका राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो 1757 से लेकर के 1857 तक के दौरान 3 महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में साम्राज्य का विस्तार करने के लिए और महत्वपूर्ण नीतियां अपनाई थी। मैं उनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। भारत में देशी रियासतों के साथ में और बाकी राज्यों के साथ में सहायक संधि के माध्यम से और ईस्ट इंडिया कंपनी ने और अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया था। तो पहली जो सहायक संधि की गई थी वो 1798 में हैदराबाद के निजाम के साथ की गई थी। अच्छी तरह याद रखना, पहली सहायक संधि 1798 में हैदराबाद के निजाम के साथ की गई थी। और राजस्थान में पहली जो सहायक संधि की गई थी वो किस देशी राज्य के साथ में की गई थी? उस राज्य का नाम था भरतपुर। भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह के साथ में 29 सितंबर 1803 को लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा पहली सहायक संधि की गई थी। तो सहायक संधि के मकड़जाल में उन्होंने भारत के ज्यादातर राज्यों को फंसा लिया। उसके बाद में वारेन हेस्टिंग्स ने भारत पर अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए और अधीनस्थ पार्थक्य की नीति अपनाई। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति जो है वो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा अपनाई गई थी, जिसको सर्वोच्चता की नीति भी कहा जाता है। तो इस नीति का पहला जो शिकार हुआ था वो राजस्थान का राज्य था करौली। करौली के साथ नवंबर 1817 में अधीनस्थ पार्थक्य की नीति को लागू किया गया था। इसके बाद में आता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी भारत में हड़प नीति का जन्मदाता माना जाता है। हड़प नीति का दूसरा नाम है गोद निषेध नीति। इस नीति के तहत ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था कि जो देशी राजा निसंतान मर जाता था, जिसके कोई पुत्र या पुत्री नहीं होती थी, तो उसके बाद में और उसके राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य में मिला लेती थी। तो इस हड़प नीति का शिकार जो है वो पहली जो रियासत हुई थी उस रियासत का नाम है सतारा। 1848 में सतारा को लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नीति यानी हड़प नीति के तहत जो है वो अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था। दोस्तों ये 1857 की क्रांति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इसको समझे बिना 1857 की क्रांति को सही प्रकार से नहीं समझा जा सकता। तो 1757 से 1857 तक ये जो भारत में 3 सांड आए, लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौजी, इन सांडों ने भारत पर एन केन प्राकरेण अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया।
और इसके परिणाम स्वरूप और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपनाई गई नीतियों के परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। दोस्तों, 1857 की क्रांति के अनेक कारण थे, जिनको राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और सैनिक कारणों के अंतर्गत बांटा जा सकता है। लेकिन क्रांति का जो तात्कालिक कारण था, वो तात्कालीन कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूसों की घटना। अच्छी तरह याद रखना, 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूसों की घटना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले जो भारतीय सैनिक थे, उन सैनिकों को पुरानी ब्राउन बेस बंदूक दी जाती थी, पुरानी ब्राउन बेस बंदूक। बाद में उनको नई एनफील्ड राइफल प्रदान की गई, नई एनफील्ड राइफल। इस राइफल में कारतूस डालने से पहले उस कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता था, और अफवाह यह थी कि इस कारतूस को बनाने में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। और यह आपको पता ही है कि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र होती है, और जो सूअर होता है वो मुसलमानों के लिए पवित्र होता है। तो भारतीय सेना में जो हिंदू और मुस्लिम सैनिक थे, दोनों ने ही इसको अपने धर्म के खिलाफ समझा, और उन्होंने नई एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति की जो चिंगारी फैली थी, वो बैरकपुर की छावनी में फैली थी। दोस्तों, अच्छी तरह याद रखना, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में, और सबसे पहले एनफील्ड राइफल का विरोध किया गया था, और ये विरोध मंगल पांडे नाम के एक सैनिक के द्वारा किया गया था। मंगल पांडे ने क्या किया? नई एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, और आदेश देने वाले जो अधिकारी थे, जिनमें लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन, मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन को गोली मार दी। तो उसके परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को पकड़ लिया गया, और ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी। इस प्रकार से इस क्रांति की शुरुआत में और फांसी की सजा पाने वाले पहले जो क्रांतिकारी थे, वो थे मंगल पांडे, जो बैरकपुर छावनी में सैनिक थे। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि बैरकपुर जो छावनी है, ये पश्चिमी बंगाल में थी। लेकिन 1857 की क्रांति की वास्तविक जो शुरुआत है, वो 10 मई 1857 को हुई थी। दोस्तों, मैं कुछ आपको फैक्ट बता रहा हूं, आप अच्छी तरह सुने। 1857 की क्रांति भारत में शुरू करने के लिए 31 मई की तारीख को तय किया गया था। यानी क्रांति किस दिन होनी थी? 31 मई को होनी थी। लेकिन इस चर्बी लगे कारतूस की घटना की वजह से यह क्रांति 10 मई को प्रारंभ हो गई थी। और क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? मेरठ सैनिक छावनी से। दोस्तों, मेरठ की सैनिक छावनी में 20 NI और 3 LC की पैदल सैन्य टुकड़ी के द्वारा और विद्रोह कर दिया गया। विद्रोह करने के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने घुड़सवार सेना के 90 सैनिकों को छुड़ा लिया और अंग्रेज सैनिकों को मार दिया और जेल तोड़ करके, और वहां से जो है वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए। और 12 मई को उन्होंने दिल्ली पहुंच करके और दिल्ली के ऊपर अपना आधिपत्य, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और जो भारत का तत्कालीन मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर को जो है उन्होंने और अपना नेता चुन लिया। इसी क्रांति के दौरान सैनिकों ने यह नारा दिया था कि दिल्ली चलो। दोस्तों, जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय के मैं कुछ फैक्ट आपको बता रहा हूं।
इस क्रांति के समय ब्रिटेन का जो सम्राट था वो थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पार्मस्टन, और भारत के जो मुगल सम्राट थे वो थे बहादुर शाह जफर, और भारत का जो सबसे बड़ा सांड था वो था लॉर्ड कैनिंग। मतलब 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, सबसे बड़ा सांड जो था वो था लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह जो थे वो थे कमल का फूल और चपाती। कमल का फूल और चपाती ये क्रांति के प्रतीक चिन्ह थे। इनके माध्यम से क्रांतिकारी साधु के वेश में, भिखारी के वेश में, मौलवी के वेश में पूरे भारत में घूम घूम करके और आम लोगों को क्रांति का संदेश दे रहे थे और क्रांति में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे थे। दोस्तों 1857 की क्रांति भारत में कहां-कहां हुई थी, उस समय क्रांति के प्रमुख नेता कौन कौन थे, उन्होंने किस किस स्थान से क्रांति का नेतृत्व किया था, और प्रमुख सैनिक अधिकारी जो थे वो कौन कौन थे। मतलब गवर्नर जनरल यानी सबसे बड़े सांड ने और किन किन चींचड़ों को और कहां कहां पर तैनात कर रखा था, इसको विस्तार से समझाने के लिए मैंने आपके लिए ये नक्शा जो है वो तैयार किया है। इस नक्शे को आप ध्यानपूर्वक देखिए। दोस्तों क्रांति का सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ था वो मेरठ में हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में देखिए दिल्ली में क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो बहादुर शाह जफर ने किया था, और इसके सहयोगी थे बख्त खां। तो दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां, और यहाँ का जो सबसे बड़ा अंग्रेज चींचड़ा था, सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी था, वो था निकलसन हडसन। तो बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के दौरान और गिरफ्तार कर लिया गया था, और गिरफ्तार करके इनको रंगून जेल में डाल दिया गया था। इसके बाद में बात करते हैं अपन इलाहाबाद। दोस्तों इलाहाबाद में क्रांति का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, और यहां पर जो सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी यानी चींचड़ा था वो था कर्नल नील। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं सतारा जो है, यहां पर क्रांति का नेतृत्व किया था रंगोजी बापूजी। इसके बाद में अपन बात करते हैं ग्वालियर के अंदर क्रांति का जो नेतृत्व किया गया था वो झांसी में तो किया गया था रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था, और यहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी था, सबसे बड़ा चींचड़ा था, वो था जनरल ह्यूरोज जो है, इसके द्वारा ही और झांसी में क्रांति का दमन किया गया था। ठीक है। इसके बाद में ग्वालियर में क्रांति का नेतृत्व जो है वो तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था आत्माराम पांडुरंग, और तात्या टोपे के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने भी जो है क्रांति का नेतृत्व ग्वालियर से किया था। इसके बाद में आते हैं अपन लखनऊ। देखिए लखनऊ में बेगम हजरत महल ने क्रांति का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया था, और लखनऊ में जो सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी था, जो चींचड़ा था, वो था कोलिन कंपबेल। इसके बाद में अपन बात करते हैं शाहजहांपुर में मौलवी अहमदुल्ला और बेगम हजरत महल ने जो है क्रांति का नेतृत्व किया था। इसके बाद में अपन बात करते हैं बरेली। दोस्तों बरेली में क्रांति का नेतृत्व किया था खान बहादुर, और यहां पर सबसे बड़ा जो सैन्य अधिकारी था, अंग्रेज चींचड़ा था, वो था बिसेंट अय्यर। इसके बाद में अपन बात करते हैं असम में क्रांति का नेतृत्व किया था मनीराम ने।
मनीराम दत्त, इन्होंने असम से क्रांति का नेतृत्व किया था। इसके बाद में अपन बात करते हैं फैजापुर। फैजापुर में क्रांति का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। और यहां पर सबसे बड़ा जो सैन्य अधिकारी था, सबसे बड़ा जो चींचड़ा था, वो था जनरल रनाल्ड, जनरल रनाल्ड। इसके बाद में अपन बात करते हैं जगदीशपुर। जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह। और यहां पर सबसे बड़ा जो अंग्रेज अधिकारी था, जो सबसे बड़ा चींचड़ा था, वो था विलियम टेलर। उसके बाद में अपन बात करते हैं बैरकपुर। बैरकपुर, यहां पर क्रांति का नेतृत्व किया था मंगल पांडे ने। इसके बाद में अपन आते हैं कानपुर में। कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किया था नाना साहब और तात्या टोपे, नाना साहब और तात्या टोपे। और यहां पर भी सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी, सबसे बड़ा चींचड़ा था कोलिन कैंपबेल, कोलिन कैंपबेल। तो इस प्रकार से 1857 की क्रांति के भारत में प्रमुख जो केंद्र थे, वो केंद्र कौन कौन से थे? दिल्ली, मेरठ, शाहजहांपुर, ग्वालियर, लखनऊ, बरेली, फैजापुर, जगदीशपुर, बैरकपुर, असम, कानपुर, सतारा और इलाहाबाद। और क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, लियाकत अली, रंगोजी बापूजी, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, मंगल पांडे, खान बहादुर, मनीराम दत्त, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल, ये जो है क्रांति के प्रमुख नेता थे। तो इस नक्शे के माध्यम से पूरी चीज जो है वो आपके सामने क्लियर की गई है। आप इसको अच्छी तरह देख करके और इनको प्रश्नों को जो आप तैयार कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एग्जाम में कई प्रश्न आए हुए हैं। दोस्तों, इस टॉपिक में मैं आपको राजस्थान में 1857 की क्रांति से रिलेटेड बातें नहीं बता रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि मैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के लिए अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, तो वहां पर अपन उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो यहां पर सिर्फ अपन ने बाकी जो भारत के अंदर 1857 की क्रांति हुई थी उन्हीं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति असफल हो गई थी, आपको पता है। और इसके पीछे कई सारे कारण थे। मेन जो कारण थे कि जैसे जमींदारों ने इसमें भाग नहीं लिया था, शिक्षित जो भारतीय थे उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था, और कुछ ऐसे राजघराने थे जिन्होंने भी इस क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया था। जैसे मध्य प्रदेश में सिंधिया जो घराना था, उसने क्रांतिकारियों का दमन करने में अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया था। लॉर्ड कैनिंग ने सिंधिया के बारे में कहा था कि अगर 1857 की क्रांति के दौरान सिंधिया हमारा साथ नहीं देता तो हमें आज ही हिंदुस्तान छोड़ करके जाना पड़ता। इसी प्रकार से क्रांति की असफलता के अन्य कारणों में और क्रांति का कुशल नेतृत्व नहीं होना, पूरे देश में क्रांति का एक नेता नहीं होना, और क्रांतिकारियों में सामंजस्य नहीं होना, और क्रांति का एक प्रमुख कारण ये भी था कि क्रांति का समय से पूर्व प्रारंभ होना। इन सभी कारणों से 1857 की क्रांति असफल हो गई। और क्रांति के पश्चात भारत की राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। 1857 की क्रांति का एक सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम निकला वो ये निकला कि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और उसके स्थान पर भारत का शासन जो है वो ब्रिटिश सम्राट के नियंत्रण में स्थापित कर दिया गया। यानी अब भारत का शासन जो है वो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा संचालित किया जाने लग गया था। तो 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया जो है उसको लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में बुलाया गया, और इलाहाबाद अधिवेशन में महारानी विक्टोरिया ने इस चीज की घोषणा की कि भविष्य में
भारतीयों के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके और ब्रिटिश सरकार का शासन स्थापित कर दिया जाएगा। तो कंपनी के शासन का अंत करने और ब्रिटिश शासन सत्ता का भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1858 का एक्ट बनाया गया था। 1858 के एक्ट के द्वारा ही भारत में जो है कंपनी के शासन का अंत करके और ब्रिटिश सत्ता के माध्यम से भारत शासन संचालन प्रारंभ हुआ था। इस 1858 के एक्ट के तहत ही भारत सचिव के पद का प्रारंभ किया गया था और भारत के शासन का संचालन करने के लिए इंडियन काउंसिल यानी भारत परिषद नाम की एक संस्था की स्थापना की गई थी। दोस्तों धन्यवाद। मेरा ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।